जनरल में पहली आने का आपके साथ सबसे पहले जितने भी लोग हम लोग ज्वाइन कर चुके हैं उन सभी को काफी इंडिपेंडेंस डे और आज के दिन से बातचीत करने और सोची डेट मन से ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, आने की कोशिश करेंगे कि 1947 से पहले इंडिया कैसा था और अब इंडिया कैसा है। साथ ही साथ हम कितनी पॉलिटिकल बातचीत करेंगे कि क्या कुछ बदलाव आए हैं सालों में, स्पेशली आर्टिकल 370 की एप्लीकेशन के बाद क्या कुछ बदलाव आया है, पहले दिन कितनी कैसा था ये कंपेरिजन दिखाने की कोशिश करेंगे हर एक एस्पेक्ट से, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, अलग अलग पॉलिसीज को लेकर बात की जाए, कल्चर पर्सपेक्ट को लेकर बात की जाए, हर एक टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। आज जो प्रेसिडेंट हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं है। Well, thank you very much for calling me to show, and my felicitations on 76th Independence Day to all your viewers. जैसे आपने पूछा कि आज का इंडिया और 47 का इंडिया, वेल मैंने 47 का इंडिया देखा तो नहीं, बट व्हाट आई नो, जो मैं जानता हूं, आज और उसके उस दिन के इंडिया में जमीन आसमान का फर्क है। जो ब्रिटिश जब 47 में इंडिया से गए हैं, उन्होंने इंडिया का एब्सोल्युटली सत्यानाश करके भेजा है। इंडिया एक ऐसा कंट्री था, भारतवर्ष, जो सोने की चिड़िया कहलाता था। तो बहुत सारे फॉरेनर्स आए, उन्होंने लूटा, राज किया और कुछ अच्छे काम भी किए, बट बाय एंड लार्ज हमको हमारी जो सनातनी संस्कृति थी उसको तबाह कर दिया। हमारा जो गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन था, हमारी प्राइड थे टेक्सिला और नालंदा यूनिवर्सिटीज, जहां दुनिया भर के लोग पढ़ने आते थे, वो सारा का सारा सिस्टम खत्म कर दिया और एक विदेशी व्यवस्था हमारे ऊपर थोप दी गई, जो उन्होंने अपने लूट के लिए बनाई थी। अगर उन्होंने रेलवे सिस्टम इंडिया को दिया तो वो इंडिया का जो रॉ मटेरियल था, जो अपना इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था ब्रिटेन के अंदर, यूरोप के अंदर, तो वो रॉ मटेरियल यहाँ से इकट्ठा करके उसको ढोने के लिए उन्होंने रेलवेज बनाई, पर वो उतनी ही बनाई जितनी उनको जरूरत थी। इस तरह से उसके बाद जब देश आजाद हुआ तो कुछ इमीडिएट प्रायोरिटीज थी गवर्नमेंट के सामने, उन्होंने उन पे काम किया और बहुत कुछ पीछे छूटा। आइडियोलॉजिकली फॉरेन पॉलिसी के लेवल पे हम लोग इतने बड़े मुल्क थे, 40 करोड़ उस वक्त थे, आज 140 करोड़ हो चुके हैं, तो हम काफी ज्यादा तेजी से तरक्की कर नहीं पाए, परंतु फिर भी अच्छी तरक्की रही। पर आज हम उस सिचुएशन पे हैं, आज 76वां स्वाधीनता दिवस हमारे पास है। आज हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, वर्ल्ड पावर बनने जा रहे हैं। इकोनॉमी हमारी जो आज है ऑलरेडी 5th नंबर पे पहुंच गई है और बाय 2047 ये हो सकता है 3rd नंबर पे हो, आफ्टर अमेरिका, चाइना एंड इंडिया। और अगर मैं इनके आंकड़े भी आपको बताऊं तो आपको लगेगा हम ज्यादा पीछे नहीं है। जो हमारे से 2 कंट्री आगे हैं, जर्मनी एंड फ्रांस, वो ज्यादा 1 ट्रिलियन डॉलर्स आगे हैं, जो उसको कवर करना मुश्किल नहीं है। और आज चूंकि पूरी दुनिया नई सप्लाई चेन ढूंढ रही है, चाइना ने जो कुछ भी अपना दिखाया है इस दुनिया में, उसमें सबसे ज्यादा फायदा जो है वो भारत को हुआ है। तो सारी की सारी जो विदेशी कंपनियां जो मार्केट ढूंढ रही हैं और चीप लेबर ढूंढ रही हैं, वो सब हमारे अपने कंट्री में है। तो उसकी वजह से हम इकोनॉमिकली बहुत आगे जा चुके हैं। स्ट्रेटेजिकली हम लोग, हमारी जो लोकेशन है, अभी अमेरिका भी हमें इंडो पैसिफिक में इग्नोर नहीं कर सकता। तो बहुत सारी कोऑर्ड्स इस किस्म की इंडो पैसिफिक में काफी सारी वो हमारी ट्रीटीज हैं, जिनकी वजह से हमें काफी एक उछाल मिला है। फिर अगर स्पेस में देखें तो हम शायद 3rd कंट्री हैं जो एंटी सैटेलाइट से जो काबिलियत रखते हैं, और ऊपर हमारे पास ICBMs हैं। चंद्रयान, हम चंद्रमा पर लैंड करने वाले हैं, बल्कि कर चुके होते फॉर द लास्ट मिनट ग्लिच। और एज फार एज डिफेंस सेक्टर इज कंसर्न, आज से 5-6 साल के पहले हम लोग 100% इम्पोर्टर्स थे, और आज हम उस बात पे चल चुके हैं जहां हम अगले 4-5 साल में नेट एक्सपोर्टर्स बन जाएंगे। हमने ऑलरेडी ब्रह्मोस मिसाइल एक्सपोर्ट करनी शुरू कर दी है, हमारे तेजस की डिमांड बढ़ रही है, और साथ में जितने भी डिफेंस के बाकी और कारखाने जो हमारे यहाँ लगाए जा रहे हैं इंडिजिनसली, चाहे वो फॉरेन कोलैबोरेशन के साथ हो, FDI के साथ हो, तो इस तरह से हमने काफी तरक्की की है। और आज हर देशवासी को इस पे गर्व होना चाहिए कि आज हम कहाँ पे हैं। जी, ये तो कंपैरिजन की अब इंडिया इतना डेवलप कर गया है। अब पर्टिकुलर डेमोक्रेसी को लेकर, डेमोक्रेसी किस तरीके से चेंज हुई, और क्योंकि इंडिया के बारे में नॉलेज है, जितने भी ज्वाइन कर चुकी है, जो बच्चे
बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उन सब तरह के आपका एक बार डेमोग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझाएं, एक कंपेरिजन दिखाएं जी। ठीक है, जहां तक आपने डेमोग्राफी की बात करी है, मैं आपको ये बता दूं कि हमारी जो पॉलिसी रही है पिछले 5000 सालों से, ये है अपना विश्व कुटुंबकम, यानी कि सारी दुनिया एक घर है। और हम लोग प्लूरलिस्टिक अप्रोच के बदले चले हैं शुरू से। हमने हर धर्म को, हर समुदाय को अपने में एब्जॉर्ब किया है, उनको झेला है। कुछ ने हमें मॉल भी किया है, हमारे ऊपर रूल भी किया है, और उस किस्म की हम फिलॉसफी पे चले हैं। मगर आज तक पिछले हजारों सालों से कोई भी संस्कृति जो बाहर से आई वो हमें डिमोलिश नहीं कर सकी। तो इस तरह से 47 में जब हमारी डेमोग्राफी जी थी तो प्रिडोमिनेटली हिंदू देश था। मुस्लिम्स की भी एक अपना रिकमेंडेबल संख्या थी, एक कॉग्निजेबल स्ट्रेंथ थी, परंतु उसमें से काफी लोगों ने पाकिस्तान जाना चाहा, और वो शायद आज बांग्लादेश और पाकिस्तान मुस्लिम कंट्रीज हैं। पर फिर भी आज हमारे पास जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो बांग्लादेश और पाकिस्तान की जनसंख्या से ज्यादा है। और आज हम लोग डेमोग्राफिक तरीके से उनकी थोड़ी संख्या बढ़ी भी है परसेंटेज वाइज, परंतु यहाँ मैं डेमोग्राफी में सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि कुछ लोग जो हैं वो राइट विंगर्स हैं, वो हमारी इस प्लूरलिस्टिक थिंकिंग को बर्बाद कर रहे हैं, उसको जानबूझ कर तोड़ना चाहते हैं। क्योंकि ब्रिटिश ने भी हमारे यहाँ जो फूट डाली वो हिंदू मुस्लिम की फूट डाली, और आज की डेट में कुछ हमारे इंटरनल कम्युनिस्ट हैं, थोड़े से कह सकते हैं कि उस आइडियोलॉजी के लोग हैं, जो लोग हमें पीछे करना चाहते हैं या अपना दिखाना चाहते हैं। और आज जब भारत तरक्की कर रहा है तो आज हमारे बहुत सारे दुश्मन दुनिया में जाके हैं। जैसे हमारे पास जॉर्ज सोरोस हैं जो हिंडनबर्ग बनाया, फिर अभी आपने चाइना को देखा, न्यूज क्लिक का मामला सामने आया। तो ये लोग हमारी जो पॉपुलेशन है उसको सबवर्ट करना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम में डिवाइड करना चाहते हैं, और वो बताना चाहते हैं कि हिंदू जो है मुस्लिम्स के अगेंस्ट हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हिंदूज प्रोग्रेस हमेशा जिंदगी भर करते रहेंगे, और साथ में वो मुस्लिम्स को, क्रिश्चियंस को, बौद्ध को, कोई भी धर्म हो, सिख्स को, सबको साथ लेके चलते हैं। हम लोगों की अभी भी पॉलिसी जो है वो विश्व कुटुंबकम है। तो इस किस्म के वासुदेवन कुटुंबकम वो आज भी है। तो उस किस्म की जो चीज है, इसको डिस्टर्ब करने के लिए बहुत सारी ताकतें बाहर की अंदर की मिलके, जैसे अभी देखा मणिपुर हुआ, फिर नू हुआ, ये सब शुरू हुआ था शाहीन बाग से, जो एक एक्सपेरिमेंट था देखने के लिए कि हिंदूज क्या करते हैं। फिर उसके बाद फार्मर्स एजुकेशन में देखा गया। तो इस तरह से ये सब चलता रहता है। और मैं अभी भी बता सकता हूँ, ये विदेशी ताकतें या अंदरूनी ताकतें या लटेंस दिल्ली में जो जर्नलिस्ट हैं या लटेंस दिल्ली के जो लोग वहाँ बैठते हैं, जो फॉरेन से पैसा लेकर के अपने ही देश को खोखला करना चाहते हैं, वो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो डेमोग्राफिक वाइज मेरा कोई वो नहीं है। हमारी फिलॉसफी जो है वो सब हमारी वैश्विक वासुदेवन कुटुंबकम की है और प्लूरलिज्म की है। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन कहती है कि वी आर अ डेमोक्रेटिक सेक्युलर कंट्री, एवरीबॉडी हैज गॉट सेम राइट्स, हर किसी को सब कुछ है, कोई यहाँ पे कोई डोमिनेशन नहीं है। तो ये डेमोग्राफी, अगर आपने सवाल पूछा तो मैंने यही बताना जरूरी समझा। इट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि नंबर्स कितने हैं, इट इज इम्पोर्टेंट कि हम आपस में मिलजुल के कैसे रहते हैं। और वो आगे की जनरेशन जो आ रही है उनको समझना चाहिए कि छोटे से मिनिस्कूल राइट विंगर्स हर जगह होते हैं, हर सोसाइटी में, हर रिलीजन में होते हैं। हमें उनकी, अगर उन्होंने कुछ बदमाशी करी भी है या कोई मिसक्रिएंट्स आगे आए भी हैं, तो हमें उनको डिस्करेज करना है, ना कि उनको इनकरेज करना है। जी, तो सर अगला सवाल ये रहेगा वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को लेके, क्योंकि देखिए सोशल मीडिया का इम्पैक्ट ज्यादा है कि वेस्टर्न इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है, ब्रेन बहुत ज्यादा हुआ है। लेके आपका भी पॉइंट है जी। देखिए, जहां तक आपने वेस्टर्न इन्फ्लुएंस की बात करी है, वो तो इस वक्त हमारे देश में बहुत ज्यादा है हमारे ऊपर। परंतु हमारे देश में आज, चाहे वो सरकार की तरफ से है या एनजीओ की तरफ से है, एक डेडिकेटेड कंसर्टेड अटेम्प्ट चल रहा है कि हम अपने जो लोग हैं उनको बोलें यस, हमें इंटीग्रेट करना है वर्ल्ड से, हमें इंग्लिश लैंग्वेज को यूज करना है। बट एट द सेम टाइम जो हमारी रूट्स हैं वो बहुत रिच थी। मैंने बोला ना, जैसे हमारी ये तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी बिहार में, और जो उसको बख्तियार खान ने जब जलाया, उसमें इतनी किताबें थी कि वो कहते हैं कई महीनों तक वो तो जलती रही। और वो सारा जो रिसर्च हुआ था हमारे ऋषि मुनियों का, पुराने लोगों का, स्कॉलर्स का,
और वर्ल्ड ओवर के स्कॉलर्स बड़े बड़े जैसे ह्यून सांग और बहुत सारे और बाहर से जर्मनी से लोग आए। हमारी जो आज फादर ऑफ सर्जरी को एक जर्मन डॉक्टर को बोला जाता है, और उसने हमारे चरक संहिता, चरक की अपनी समाधि, अपनी स्टैच्यू अपने कॉलेज में लगा रखी है, क्योंकि वो कहता है। और उसके ऊपर जब उनको नोबेल प्राइज मिला तो किसी ने कमेंट भी किया कि उन्होंने ये सारी चीजें भारतीय चरक संहिता से चोरी करी है, प्लेगरिज्म करा है। खैर वो क्योंकि हम लोग गुलाम थे तो हम बोल नहीं सके, तो वो प्रूव नहीं हो सका। परंतु आज ये सब जो है चरक संहिता है या मेडिसिन है या हमारा आयुर्वेद है या हमारी गुरुकुल की पद्धति है, ये सब चीजें हमने दोबारा रिवाइव करनी है। और मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए आपके व्यूअर्स को बता दूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक वेबसाइट बनाया है जिसके ऊपर आपके सारे धार्मिक ग्रंथ, सॉरी नॉट धार्मिक ग्रंथ, आपके जो संस्कृति के ग्रंथ जैसे वेद हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं, ये हिंदुइज्म के ग्रंथ नहीं है, ये वैश्विक ग्रंथ हैं जो रिसर्च करी हमारे ऋषि मुनियों ने, जिसको हम कहते हैं तपस्या करी, वो एक्चुअली रिसर्च थी और वो सब कुछ उसके अंदर है। वो अगर आप जानना चाहते हैं तो वो आप वहां देख सकते हैं। तो मेरा मैसेज ये है कि आप इंटीग्रेट करिए रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, देखिए उन्होंने क्या रिसर्च करी है, अपना ज्ञान उनको दीजिए, उनका ज्ञान अपने पास लीजिए, और अपनी जो पर्सनल संस्कृति है, क्योंकि आज बहुत सारे आयुर्वेद या भारतीय जो मूल के जो ओरिजिनल ग्रंथ हैं उनको बहुत सारे कंट्रीज में प्रोत्साहित किया जा रहा है, उनको स्टडी किया जा रहा है। और अगर आपको याद हो कुछ साल पहले मोदी जी हम गए थे यूएई में, तो आपकी जो रामायण का पाठ हो रहा था वहां पे, शायद आपके कोई वक्ता है, मुझे उनका नाम भूल रहा है, तो यूएई के जो राजा थे वो अपने सिर पे उनको उठा के लाए थे। तो इतनी लोग इज्जत करना शुरू कर देते हैं इवन इन इस्लामिक वर्ल्ड, तो एकेडमिक वर्ल्ड में तो है ही है। तो आप उनसे इंटीग्रेट करिए, उनसे उनके साथ वन अप रहिए, बट एट द सेम टाइम जो अपनी ओरिजिनल लॉस्ट संस्कृति है, चाहे वो मुगलों के राज से आई, मुगलों की वजह से गई, या तो टर्क्स की वजह से, या मंगोलों की वजह से, उसके बाद अफगान की वजह से, या उसके बाद जब अपना ब्रिटिश ने रूल किया, उन्होंने इसको अंडरमाइन किया। आप इसको रिवाइव करिए और भारत की जो अपनी जो संहिता है, भारत का जो स्वाभिमान है, उसको देखिए और आगे चल के इसको बढ़ाइए। अगला एलपीजी पॉलिसी को लेके रहेगा। जब एलपीजी पॉलिसी इंप्लीमेंट की गई तो आपके पॉइंट है उसके बाद क्या होता है, क्या पॉजिटिव देखने को मिले या नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिले, और इंटरनली एक्सटर्नली हमारे रिलेशन बाकी कंट्रीज के साथ जो ट्रेड हुआ उसके बाद जो इंडिया हुई, तो सबको लेके आपका क्या पॉइंट है? देखिए 47 के टाइम पे क्या था, जब हमारे पास देश आजाद हुआ था तो ना हमारे पास ट्रेजरी में पैसे थे गवर्नमेंट के पास, ना ही कोई इतने ज्यादा कोई इंडस्ट्रियलिस्ट थे। सिर्फ एक टाटाज का नाम आता है और थोड़ा बहुत बिरलाज का नाम आता है, बाकी हमारे जितने भी मेजर प्रोजेक्ट्स थे हमारे पास वो नहीं थे। फिर जब वो प्रोजेक्ट करने की शुरू की तो सबसे पहले हमने पीएसयूज क्रिएट किए, जो नेहरू गवर्नमेंट ने किए। उस वक्त की तो अच्छी बात थी जो पीएसयूज करे, आज वो लेफ्टिस्ट की वजह से थोड़ा गड़बड़ है। परंतु बाद में जब ये शुरू हुआ तो एक कोटा राज शुरू हो गया, लाइसेंस राज शुरू हो गया। उसमें क्या हो गया कि बिजनेस करना बहुत मुश्किल हो गया। तो फिर जब लिबरलाइजेशन हमारी शुरू हुई 91 में, नरसिम्हा राव गवर्नमेंट की, जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी उस वक्त शायद डिप्टी चेयरमैन थे प्लानिंग कमीशन के, ये सारा आइडिया उनका था हमारी इकोनॉमी को खोलने का, वर्ल्ड को। तो लिबरलाइजेशन वहां से स्टार्ट हुई। तो उसके बाद हमने एफडीआई मंगानी शुरू की और इसकी पिच जो थी ये 21st सेंचुरी में आके ये काफी जोरों शोरों से शुरू हुआ। हमारी लिबरलाइजेशन में न्यूक्लियर जो एनर्जी है वो हमारे पास आई, प्लस बाकी जो है वो शुरू हुआ। तो उसमें हमने ये देखा कि अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को हमने यहाँ पे लाना है, ग्लोबलाइज करना है, तो हमारे जो लाइसेंस राज, कोटा राज के जो नियम थे वो बड़े सारे न्यूमरस विंडोज थी। तो पहले उसको सिंगल विंडो में कन्वर्ट किया गया। फिर छोटे छोटे ऐसे इरिटेंट्स थे जिनके लिए एक फॉरेनर जो बाहर से आता है वो अपने कल्चर में, अपने कंट्री में जिस तरीके से बिजनेस करते हैं, इंडिया में उस तरीके करने से मुश्किल हो जाता है उनके लिए। तो उन सब चीजों को अलग किया। अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है इन्होंने इस मामले में काफी ज्यादा तरक्की की है और इसमें हमारा जो एफडीआई के फिगर्स हैं साल पर साल वो बढ़ती चली जा रही हैं। और देखिए हमारी मार्केट जो है वो कितना अच्छा कर रही है। पेंडेमिक में हमारा जो रिस्पॉन्स था वो सबसे बढ़िया निकला वर्ल्ड में, being one of the largest countries in the world in terms of population, and we still managed it so very well, and वो दुनिया ने उसको सराहा।
और जब चाइना के अगेंस्ट काम शुरू हुआ है, चाइना ने पेंडेमिक फैलाया और चाइना जो हेजमनिस्टिक एटीट्यूड दिखा रहा है और उनका जो OPOR या CPEC या BRI प्रोग्राम है वो ऑलमोस्ट फेलियर्स पे जा रहे हैं, तो लोगों ने जो अपनी सप्लाई चेन बनाई थी चाइना के अंदर, उनको इंडिया में शिफ्ट करना शुरू हुआ है। तो दिस इज अ ग्लोबलाइजेशन वंडरफुल थिंग फॉर अस। इससे हमारी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रही है, हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो आगे जा रहे हैं और दुनिया भर के जितने भी मेजर इंस्टीट्यूशन है, वर्ल्ड बैंक, गूगल, इस तरह के जो बड़ी बड़ी MNCs हैं, वो अगर आप देखेंगे उनके मोस्टली CEOs आर इंडियंस। और उसके बाद इंडिया इज नंबर 1 इन द वर्ल्ड टू प्रोड्यूस यूनिकॉर्न्स इन 1 ईयर। मतलब कि अगर एक साल में अगर आपका स्टार्टअप से लेकर के टर्नओवर $1 बिलियन क्रॉस करता है तो यू यूनिकॉर्न। अगर आप देखें पिछले साल हमारे पास शायद 41 यूनिकॉर्न्स हमने प्रोड्यूस किए हैं। तो इस तरीके से हमारी जो ग्लोबलाइजेशन है, ग्लोबल रीच है, वो बढ़ती चली जा रही है और साथ के साथ हमारे लोगों को रोजगार भी मिल रहा है, एक्सपोजर भी मिल रहा है। अभी कई जो लोग बाहर जाते थे पढ़ने के लिए और वहीं बस जाते थे, लाइक अभी अगर अमेरिका की सिलिकॉन वैली देखें, उसमें मेजॉरिटी ऑफ द वर्क फोर्स इज इंडियन, क्योंकि यहाँ पे इंडिया में उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली, दिमाग तो था, टैलेंट था, परंतु अब वो लोग वापस आना शुरू हुए। तो दैट इज द इफेक्ट बिटवीन डिफरेंस बिटवीन 1947 एंड 2023। फिर मैं इंडिया के बारे में आपसे जानना चाहूंगी, पॉलिटिक्स में क्या बदलाव आया है उस समय की और इस समय की पॉलिटिक्स को देखी जाए तो कैसा एक चेंज आप समझते हैं कि अभी किया जा सकता है? तो ज्यादा पॉलिटिक्स का सवाल है, मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि हम इंडिया में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और हमारे पॉलिटिक्स का स्तर गिरता चला जा रहा है। हम जो भी थे 1947 में एक अच्छे सशक्त कंट्री नहीं थे, भुखमरी हमारे यहाँ बहुत ज्यादा थी, हमने उस पर काबू पा लिया है। और उस वक्त जो पॉलिटिक्स का जो डेकोरम पार्लियामेंट में होता था या स्टेट असेंबलीज में होता था, वो एक बहुत ही हाई लेवल का होता था। यानी कि अगर कभी कोई वॉकआउट करता है ना ऑपोजिशन, तो वो बहुत बड़ी बेइज्जती मानी जाती थी, बहुत बड़ी इंसल्ट मानी जाती थी। और आजकल इसकी कोई परवाह ही नहीं है, वॉकआउट करना ड्रॉप ऑफ अ हैट, तो पार्लियामेंट को डिसरप्ट करना ड्रॉप ऑफ अ हैट। और अगर पिछले कोई 15 साल पहले आपने कोई यूपी असेंबली के विजुअल्स देखे हो, तो वो पता नहीं उनके हाथ में जो आया पेपर वेट, जो कागज किताब जो सब मार रहे हैं, तो इस किस्म का जो क्या बोल रहे हैं, कोई किसी की इज्जत नहीं करना, पार्लियामेंट्री लैंग्वेज क्या है, वो सब नीचे चला गया है। यानी कि आज हम इतने ज्यादा खुदगर्ज पॉलिटिशियन हो गए हैं कि अगर हम ऑपोजिशन में हैं तो हमने गवर्नमेंट को अपोज करना ही करना है। ये मैं किसी पार्टी विशेष का नाम नहीं ले रहा, सब पार्टियों का, जो पार्टी ऑपोजिशन में आएगी वो बिहेव वैसे करेगी, आप देख लीजिए। यानी कि पार्लियामेंट को डिसरप्ट करना है, उसको चलने नहीं देना है। देखिए हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है जो मेजोरिटी में है, मेजोरिटी डजंट रिप्रेजेंट, अगर उनके वोट्स 30% है या 51% है, तो दैट डजंट मीन के वो सिर्फ भारत के 51% लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये एक बारी एमपीज बन गए, पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूट हो गई, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बन गई, प्राइम मिनिस्टर वगैरह बन गए, यू आर रिप्रेजेंटिंग द एंटायर कंट्री। तो उसमें कुछ लोगों को अगर क्रिटिसाइज गलत काम कर रहे हैं तो क्रिटिसाइज करना एक हक है और वो करना चाहिए। मैं नहीं कह रहा कि उसको कंडोन करिए, बट एट द सेम टाइम क्रिटिसिज्म शुड बी कंस्ट्रक्टिव। क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म, कि हमारी राजनीतिक रोटियां सेके, हमें 4 वोट एक्स्ट्रा मिल जाए, उसके लिए नहीं करना चाहिए। और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण आप इजराइल देख लीजिए। 2.5 साल में 5 बार गवर्नमेंट बदली है, 4 बार इलेक्शन हुए हैं, और जब सिक्योरिटी इश्यू आता है, और आज अगर देखें वहां पे जुडिशियल रिफॉर्म्स का कुछ इश्यू है, पूरे का पूरा इजरायली लोग सड़कों पे हैं, गवर्नमेंट के अगेंस्ट हैं, गवर्नमेंट रिलेंट नहीं कर रही, तो वो पॉलिटिक्स को छोड़ नहीं रहे। पर जब गवर्नमेंट कंट्री की सिक्योरिटी इशू आती है, सब इकट्ठे हो जाते हैं। हमारे यहाँ वो नहीं है, हमारे यहाँ पॉलिटिक्स आपसे सवाल पूछते हैं, इवन आर्म फोर्सेस के वैलर पे सवाल पूछते हैं कि कहाँ इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की, कहाँ बालाकोट स्ट्राइक की, प्रूफ दीजिए, चाइना बॉर्डर पे गलवान पे क्या हो रहा है। तो मैंने आज भी एक मॉर्निंग में एक न्यूज चैनल पे यही बोला, मैंने कहा देखिए आप जो ऑपोजिशन कर रही है गलत नहीं कर रही, बट एट द सेम टाइम यू मस्ट अंडरस्टैंड इस पे जो आपकी मनोबल है, आपकी आर्म फोर्सेस का, उस पर फर्क पड़ता है। इस वक्त वो ऑपरेशन चल रहा है, उसको आप चलने दीजिए। जब वो ऑपरेशन खत्म हो जाए, आप अगर उसमें आर्म फोर्सेस भी अनसक्सेसफुल रहती है, पुट अ क्वेश्चन मार्क ऑन द एबिलिटी ऑफ आर्म फोर्सेस, देन नॉट नाउ। और उसके बाद अगर आपने प्रधानमंत्री को हटाना है हटाइए, आपने किसी को भी हटाना है हटाइए, किसी को लाना है लाइए, बट ये सब होना चाहिए जब आर्म फोर्सेस का रोल खत्म हो गया है।
अगर आर्म फोर्सेस आपकी आज कंट्री में सिर्फ दो ही इंस्टीट्यूशन हैं जिसपे आप गर्व कर सकते हैं, जिसपे आप डिपेंड कर सकते हैं, एक है आर्म फोर्सेस ऑफ इंडिया और दूसरी है इसरो। ये दो इंस्टीट्यूशंस हैं और सबसे बड़ी बात यह है इन दो इंस्टीट्यूशन में कोई भी रिजर्वेशन नहीं है और सब अपने कम कोई हाईफाई लोग नहीं है, अपने बड़े हम्बल से लोग हैं, चुपचाप अपना काम करते हैं बिना शोर मचाए हुए। तो पॉलिटिशियन से मेरी ये रिक्वेस्ट है, आपने पॉलिटिक्स के बारे में बोला कि आप इनको अपना काम कर लेने दीजिए, अगर कल को ये फेल होते हैं फिर उनको क्रिटिसाइज करिए और बाकी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना तो आपका हक है। सवाल पूछिए और सवाल वैसे पूछिए कि आर्म फोर्सेस के मोराल पे कमी ना हो। 1962 में क्या हुआ वो आपको मालूम है और शायद कहते हैं पंडित नेहरू की मौत भी उसी शौक से हुई। वो 62 के बाद उनको दिल में यही लगा कि मैंने क्या कर दिया, तो शायद 2 साल के बाद वो चले गए। तो इस किस्म की चीजों को पॉलिटिक्स में लोगों को समझना चाहिए और झूठ बोलना ही बोलना है। जो भोली भाली जनता है उसको कुछ भी बोल दो, 4-10 बार झूठ बोलोगे जनता सच मान लेगी। और मजेदार बात यह है कि ये जनता जो हमारी है ये ऐसी है, हालांकि एम्पावर्ड है पर वो अपनी पावर को समझते नहीं है। सबसे पहले है कि वो जब काम करते हैं बहुत इमोशनल होके करते हैं, कोई भी लॉजिकल बात नहीं करता, इमोशनल बात करते हैं और उसके बाद उनकी मेमोरी बहुत शॉर्ट है। आज उन्होंने इमोशनल होके लेट्स से मोदी जी को खूब गालियां दे दी, कल को इलेक्शन आनी है 2024 में, मोदी जी ने कुछ ऐसा ड्रामेटिक चीज कर देनी है, इन्होंने सब भूल जाना है कि कल को क्या हुआ था। तो इस किस्म की जो है ये बात इंडिया में पिक्यूलियर है, ये बाकी देशों में ऐसा नहीं होता। जी, आखिर में मेरा सवाल रहेगा जम्मू कश्मीर को लेकर। जम्मू कश्मीर में सर 2 तरीके से कंपेरिजन दिखाए थे, इंडिपेंडेंस और अब के टाइम का, तो दूसरा आर्टिकल 370 की एडमिनिस्ट्रेशन और आज के बाद के टाइम का। दोनों तरफ से बहुत सारे ड्रास्टिक चेंजेस आए हैं जम्मू कश्मीर, रेगुलर बदलता हुआ नजर आ रहा है, तो उस सब के बारे में आपका भी पॉइंट है। जी देखिए, जम्मू कश्मीर बड़ा जो विषय आपने दिया है वो यहाँ पे हार्ट पे है और जम्मू कश्मीर के अंदर भी डोगराज यहाँ पे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर स्टेट जब बनी, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी रियासत 2,22,000 स्क्वायर किलोमीटर और ये 25,000 डोगरे गए और वो वापस बहुत कम आए और शायद वो बर्फानी इलाकों में जो कि तिब्बत के हैं या गिलगित बाल्टिस्तान के हैं, काराकोरम रेंज है, चित्राल के हैं, वो बर्फ में शायद आज भी दबे हुए हैं, उनको एक प्रॉपर क्रिमेशन तक नसीब नहीं हुआ। और उन्होंने कितनी मेहनत से महाराजा गुलाब सिंह, जनरल जोरावर सिंह, जनरल भूप सिंह, जनरल अपना बाज सिंह और ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह, इन्होंने कई लोगों ने मिलकर अपनी जान की बाजी दे करके इस स्टेट को बनाया। और 1947 में हमारे साथ जो बिट्रेयल हुआ, हमारे साथ जो धोखा हुआ, प्राइमरली वो ब्रिटिश का इंस्टिगेटेड था, क्योंकि जम्मू कश्मीर ही ऐसी स्टेट थी। आज आप इंडो पैसिफिक की बात करते हैं कि आपकी कमर्शियल शिपिंग को बचाना है, आपकी कमर्शियल सी लाइंस को बचाना है, उसके लिए आप सिक्योरिटी का फोर्स का इस्तेमाल करते हैं। सेम थिंग यहाँ पे जम्मू कश्मीर का था। आप बहुत सारे लोग जानते नहीं है, इनफैक्ट हमारे बहुत अच्छे रिनोन स्कॉलर है, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं, आज सीनियर रिसर्च फेलो है MPIDSA में, वो अपनी किताब में लिखते हैं कि लद्दाख का जो इलाका, और लद्दाख के रहने वाले हैं, कहते हैं लद्दाख का जो इलाका था वो अंग्रेजों ने एक्सप्लोर किया, इसके पहले यहाँ कोई वो नहीं था, कोई रास्ता नहीं था। मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके व्यूअर्स को, ये पिछले कई हजार साल से सिल्क रूट था, पश्मीना चलता था, चाइना, तिब्बत, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, वहां से एक रूट जाता था पर्शिया को, जो प्रेजेंट ईरान इराक, और आगे ऑटोमन एम्पायर तुर्किस्तान और इनटू यूरोप, और दूसरा पर्शिया से मुड़ता था सेंट्रल यूरोप में टुवर्ड्स रशिया। तो ये जो थे ये रिकग्नाइज्ड रूट्स थे। सिल्क रूट का मतलब एक रोड नहीं होता है जैसे ग्रैंड ट्रंक रोड शेरशाह सूरी ने बनाई थी, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रूट्स, देयर आर लैटरल्स, देयर आर क्रॉस रोड्स। तो वहां पे ये जो चलता था और ये सब अवेलेबल है इस पे कि वहां पे क्या व्यवस्था थी, टोल का क्या सिस्टम था, न्याय का क्या सिस्टम था। तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कमर्शियल जगह थी जो ब्रिटिश को पहले से ही पसंद थी। और उसके बाद ये पामीर नॉर्थ में जहां से काराकोरम रेंज निकलती है, हिमालयन रेंज निकलती है, फिर वेस्ट की तरफ क्यूनलून जाता है, हिंदू कुश है। तो ये एक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और जिस दिन 1846 में ट्रीटी ऑफ अमृतसर में 16 मार्च 1846 की बात कर रहा हूं मैं, 9 मार्च 1846 ट्रीटी ऑफ लाहौर है, वो अलग है। और उसके बाद असली ट्रीटी जो हमारी, जहाँ पे महाराजा गुलाब सिंह को ये अपना कश्मीर मिला और ये JNK स्टेट को हमने पूरा बनाया अल्टीमेटली
1846 में आकर के। तो वो जब ब्रिटिश ये ईस्ट इंडिया कंपनी से लिया था उनको वॉर इंडेमनिटी देके, कहते हैं नहीं हमने कश्मीर खरीदा नहीं है, ये डोगरा डायनेस्टी थी जिन्होंने वॉर इंडेमनिटी पे करी ऑन बिहाफ ऑफ सिख्स से अपार हारी थी, तो उनके पास पैसे नहीं थे देने के लिए, तो महाराजा गुलाब सिंह ने उनकी जगह वो पैसे दे करके उनसे ये सॉवरेंटी ले ली। परंतु जब वो वापस उनके पार्लियामेंट में पता चला कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये कर दिया है, क्योंकि उन दोनों कम्युनिकेशन नहीं थे, इवन जाने आने में 3-4 महीने का समय लगता था, कोई टेलीग्राफ सिस्टम नहीं थे वहां पे, तो उन्होंने उनकी बहुत मजम्मत की और ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा के अपना गवर्नर जनरल नियुक्त किया। और उसके बाद वो पूरे कोशिश करते रहे कि जम्मू कश्मीर में कुछ ना कुछ हस्तक्षेप करते रहे, चाहे महाराजा गुलाब सिंह के साथ, महाराजा रणबीर सिंह के साथ, महाराजा प्रताप सिंह के साथ। फिर महाराजा हरि सिंह जब आए तो उन्होंने उनकी पूरी परवरिश की सारी जिम्मेदारी खुद ली। उनको 1904 में जब यहाँ पे ब्रिटेन के सम्राट आए, तो किंग आए उनका पेज ऑफ ऑनर बनाए, बहुत बड़ी ऑनर थी। उनकी स्कूलिंग कराई मेयो कॉलेज में, उनकी ट्रेनिंग कराई। उसके बाद 1915 में उनको चीफ ऑफ स्टेट फोर्सेस बनवाया, 1922 में उनको एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल का चेयरमैन बनाया, फिर इस तरह से प्रिंसेस ऑफ चैम्बर्स का चेयरमैन बनाया। परंतु उन्होंने ये सोचा था कि महाराजा हरि सिंह उनके पाले में जाएंगे और J&K स्टेट के ऊपर कंट्रोल उन्हीं का रहेगा, वो उनकी लाइन टो करेंगे। परंतु जब 1931 में पता चल गया कि महाराजा हरि सिंह उनके अगेंस्ट जा रहे हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद, तो उन्होंने महाराजा के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी शुरू की। मोहम्मद अली जिन्ना को पाकिस्तान का लालच देके मुस्लिम स्टेट हिंदू मुस्लिम डिवाइड करा और उसके बाद कोशिश की कि किसी तरीके से महाराजा को हम अपने पाले में डालें। और ये जब जून 47 में वो लॉर्ड माउंटबेटन आते हैं, महाराजा से बात करते हैं, महाराजा को पता चल गया था कि ये मुझे कन्विंस करने आए हैं पाकिस्तान ज्वाइन करो। महाराजा को ये भी पता था कि J&K स्टेट का फ्यूचर जो है वो पाकिस्तान के साथ नहीं है, क्योंकि 1927 में महाराजा हरि सिंह ने एक 35A जो आज बोलते हैं जिसको आप, उस किस्म का एक स्टेट सब्जेक्ट एक्ट पास किया था कि कोई भी वेस्टर्न पंजाब का या बाहर का आदमी जम्मू कश्मीर में आकर के नौकरी नहीं कर सकता, व्यापार नहीं कर सकता, लैंड नहीं खरीद सकता। तो उस वक्त क्या हो रहा था कि जो वेस्टर्न पाकिस्तान के पंजाबी मुस्लिम्स थे वो आके श्रीनगर के जो हमारे कश्मीरी मुस्लिम्स हैं उनके ऊपर हावी हो रहे थे, तो वही चीज वो करना चाहते थे, आज भी उनके दिमाग में वही था। परंतु उन्होंने जब माउंटबेटन को पता लग गया कि महाराजा उनकी बात मानने वाले नहीं है, कि उन्होंने बहाना कर दिया मिलने से कि मेरा पेट खराब हो गया, आई एम इंडिस्पोज, तो इंडिस्पोज होने की वजह से मैं आपसे मीटिंग नहीं कर सकता। तो उन्होंने जो उनके एडवाइजर थे, जो स्पेशली प्राइम मिनिस्टर एटली का मैसेज लेके आए थे, लॉर्ड इसमे, उनको लगाया। फिर उसके साथ में उनके जो कमांडर इन चीफ इंडिया पाकिस्तान की फोर्सेस के दोनों नेशंस के थे, फील्ड मार्शल ऑकिनलेक, और पाकिस्तान के आर्मी चीफ थे जनरल मैसरवी, इंडिया के आर्मी चीफ थे जनरल लॉकहार्ट, उसके बाद J&K स्टेट फोर्सेस के चीफ थे मेजर जनरल स्कॉट, J&K पुलिस के चीफ थे पॉवेल, और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे RC काक, उनकी जो वाइफ थी वो भी ब्रिटिश थी। तो इतने सारे ब्रिटिश लोगों ने मिलके एक प्लान बनाया कि जो जनरल स्कॉट का काम था कि महाराजा की जो फोर्सेस हैं उनको डिसिपेट कर दें। उनके 3 बटालियंस को डिसबैंड कर दिया गया, 2 यूनिट्स को इंडियन आर्मी में मिला दिया गया, और जो बाकी यूनिट्स बची जम्मू कश्मीर स्टेट फोर्सेस की, उनको महाराजा को बोला देखिए अभी कम्युनल राइट्स हो रहे हैं, तो इनको लॉ एंड ऑर्डर के लिए आप पेनी पॉकेट्स में डाल दीजिए। यानी कि 7 बटालियन जो थी वो कम से कम 2000 किलोमीटर का एरिया या 1000 किलोमीटर का एरिया कवर कर रही थी, तो उसमें उनकी क्या इफेक्टिवनेस रह जाती। और फिर प्लान बनाया था कि 22 तारीख को अटैक करें। उसके लिए एक जम्मू कश्मीर स्टेट फोर्सेस के कैप्टन असलम थे, जिनके फादर ब्रिगेडियर रहमतुल्लाह खान थे, जम्मू के रहने वाले थे, और वो ब्रिगेड कमांडर थे महाराजा की फोर्सेस में। तो कैप्टन असलम खान जो थे, ये इन्होंने बर्मा में बहुत अच्छा कौशल जमाया, उनको मिलिट्री क्रॉस से सम्मानित किया गया। फिर उनको जम्मू कश्मीर फोर्सेस से रिजाइन कराया गया और उनको ब्रिटिश आर्मी में उनको भर्ती किया गया एज ए मेजर, और उनको एक इंटेलिजेंस का टास्क दिया गया कि आप प्लान करो कि यहाँ पे इंटेलिजेंस ये हमला जो करना है पाकिस्तानी आर्मी का, इंक्लूडिंग द रेडर्स जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस से जो रेडर्स को लेके हमला करवाना है, उनको कैसे ऑर्गेनाइज करना है। तो पाकिस्तानी आर्मी के मेजर जनरल एक अकबर खान है, उनकी कमांड में ये सारा हुआ। अब ये जो प्लान जो है ब्रिटिश ने कैसे बनाया, हमें कैसे पता चला? ये प्लान जनरल मैसरवी ने 18 अगस्त को 1947 को ऑलरेडी अप्रूव कर दिया था कि 24 तारीख को दशहरा है, 22 को सारे हिंदू जो महाराजा की फोर्स में 2 होंगे
दोबेल में, मुजफ्फराबाद में उनको छुट्टी दे दी जाएगी दशहरा मनाने के लिए, और उनके वेपन्स कोर्ट में जमा होंगे, उनकी ड्यूटीज मुस्लिम ले लेंगे। उसी तरह से ईद वाले दिन भी हिंदू ड्यूटीज ले लेते थे, मुस्लिम को छुट्टी दे दी जाती थी। तो ये कैप्टन असलम को मालूम था, तो उन्होंने बोला 21 तारीख को हमला करेंगे, 22 को सारों को मैसेकर कर देंगे ताकि ये बिल्कुल जीरो हो जाए, और फिर 7 घंटे की जर्नी करके हम श्रीनगर पहुंचेंगे, महाराजा को अरेस्ट करेंगे, पहले इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कराएंगे, फिर उनकी शायद असैसिनेशन करेंगे, शेख अब्दुल्ला वो अरेस्ट करेंगे, वो उसको हम जाके मोहम्मद अली जिन्ना को सौंपेंगे, जो भी उन्होंने उनको टास्क दिया था। तो ये प्लान के साथ उन्होंने किया। अब पता कैसे चला? ये जो प्लान था ये टॉप सीक्रेट इमीडिएट मैसेज आया ब्रिगेडियर मरे के लिए बन्नू ब्रिगेड, क्योंकि ये सारी कार्रवाई बन्नू ब्रिगेड की देखरेख में होनी थी, जो मुजफ्फराबाद के साउथ वेस्ट में है। वहां से जो रूट जाता है कोहाला से लेके दुमेल और मुजफ्फराबाद, और दूसरा मानशेरा से लेके दुमेल और मुजफ्फराबाद, उस रूट पे था। तो वहां जो उनके ब्रिगेड मेजर थे, मेजर कालकट, लेटर ऑन लेफ्टिनेंट जनरल कालकट हमारे इंडियन आर्मी में, तो वो इंडिया में आने की वेट कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने इंडियन आर्मी को ऑप्ट किया था, पर अभी वो उनका रिलीव नहीं हुआ था। तो जब उनके पास आया तो उस वक्त ब्रिगेड कमांडर जो थे ब्रिगेडियर मरे, वो आगे फ्रंट लाइन के ऊपर इंस्पेक्शन में बिजी थे। तो इन्होंने खोला और ये सख्ते में आ गए। तो उन्होंने फोन करके ब्रिगेडियर साहब को बोला कि देखिए ऐसे ऐसे है। तो ब्रिगेडियर साहब, क्योंकि उनको मालूम था ये हो रहा है, तो उनको वाप ऑर्डर का इंतजार था, तो उन्होंने बोला देखो आपने इंडिया जाना है, आपकी फैमिली यहाँ है, अगर आपने किसी के सामने मुंह खोला तो आपको इंडिया वापस नहीं जाने दिया जाएगा, इसलिए इसको बंद करिए और मुंह बंद रखिए। और वापस आए और उन्होंने ले लिया ये ऑर्डर। उसके बाद इनको आसपास सिक्योरिटी लगा दी, बेसिकली इनको हाउस अरेस्ट कर दिया गया और इनको बोला गया कि देखिए आप आपकी जान को खतरा है, क्योंकि आप जानते हैं इस प्लान के बारे में, तो पाकिस्तानी आर्मी वाले आपको मार देंगे, आपकी फैमिली को मार देंगे। बट एक्चुअली उनको नजरबंद किया था। तो किसी तरह से बच बचा के भागे, पहले फैमिली को भगाया। एक पिक्चर बन सकती है इस पूरी स्टोरी के ऊपर। और 18 अक्टूबर को ये 18 अक्टूबर, अभी मैं 18 अगस्त की बात नहीं करता, गिरते पड़ते मालगाड़ी में ये दिल्ली पहुंचते हैं। वहां सरदार बलदेव सिंह डिफेंस मिनिस्टर, ब्रिगेडियर कुलवंत सिंह जो डायरेक्टर मिलिट्री ऑपरेशन, फिर आपके कर्नल थापर जो बाद में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी बने, इनको बोला, उन्होंने उनका मजाक उड़ाया कि आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं, कहाँ है फोर्स पाकिस्तान के पास ये सब करने के लिए, कोई अटैक नहीं होगा, आपको गलती लगी है। तो ये इन्होंने चले, इनकी फैमिली खोई हुई थी जो रिफ्यूजी कैंप में, तो ये भागे वापस उनको ढूंढने के लिए। तो 22 तारीख को, 21 तारीख रात को जब हमला होता है, तो जब नेहरू को पता चलता है और उनको बताया जाता है कि ऐसे ऐसे कालकट ने आके हमें बताया है, तो सुनने में आया कि नेहरू ने पेपर वेट था बलदेव सिंह जो डिफेंस मिनिस्टर, उनके मुंह में मारा कि देखिए आपने इतनी बेवकूफ़ी कैसे कर दी, हमें पहले क्यों नहीं बताया। बट एनीवे हमला हो चुका था, स्टेट फोर्सेस इनएडिक्वेट थी, तो आज तक समय की कमी है। तो ब्रिगेडियर राजेंद्र गए 100 जवानों के साथ मुजफ्फराबाद में, जो उनके फोर्स जैक के सीओ थे कर्नल नारायण सिंह, और बड़ी बहादुरी से लड़े और डिसिपेट हो गए। ये सोच रहे थे कि 7 घंटे में कश्मीर पहुंचेंगे, तो 22 तारीख को इन्होंने मुजफ्फराबाद ही क्रॉस नहीं करने दिया। 23 तारीख को बैटल ऑफ गढ़ी हुई, जिसमें कैप्टन पृथ्वी सिंह ने उनको 1 दिन की डिले दी ब्रिगेडियर राजेंद्र के साथ। फिर ब्रिगेडियर राजेंद्र ने उड़ी के नेक्स्ट 24 तारीख की पोजीशन उड़ी में ली, वो भी इन्होंने उसको आउटफ्लैंक कर दिया, उन्होंने ब्रिज उड़ा दिया, तो फिर ये आगे नहीं आ सके। 25 को लड़ाई हुई माहूरा में, ब्रिगेडियर राजेंद्र ने जबरदस्त इनको शिकस्त दी, ये आगे नहीं आ सके। 26 को जब रात को रामपुर बनियार में ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह सारों को बोला वापस जाइए, उनको गोलियां लगी हुई थी, उनको बोला मुझे यहाँ कलवट के ऊपर पोजीशन दे दीजिए और मैं दुश्मन को रोकूंगा। तो ये सारे उनको बाईपास करके रात के 2 बजे, कहते हैं 27 तारीख सुबह 2 बजे रात के, तो ब्रिगेडियर राजेंद्र की मार्टियरडम हुआ, आज उनका वहाँ मेमोरियल है। और 27 सुबह इंडियन आर्मी लैंड कर गई। अगर ब्रिगेडियर राजेंद्र का ये हीरोइक एफर्ट नहीं होता, इसकी पूरी डिटेल्स किसी अगले प्रोग्राम में आप ऐसे लीजिए। हम एक प्रोग्राम करने वाले हैं 23 अक्टूबर को, जिसमें सब डिटेल में बताया जाएगा कैसे कैसे ऑपरेशन हुआ, कैसे कैसे उन्होंने शहादत दी, उनके जवानों ने उनके साथ जो थे उनके साथ। तो और इंडियन आर्मी जब लैंड करी है, अगर ये पहुंच जाते, एयरफील्ड उनके कब्जे में होती, तो इंडियन आर्मी कभी लैंड नहीं कर पाती, फिर हम उनको वहां से भगा नहीं पाते, इवेक्ट नहीं कर पाते। तो ये एक बहुत बड़ा एक डोगरों का कारनामा था जिन्होंने कश्मीर बचाया। अब कश्मीर को बोलते हैं जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का मुकुट है। अब मुकुट किसने दिया? ये शहादत दी ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह, एक डोगरा जनरल, डोगरा स्टेट फोर्सेस के जनरल, जिन्होंने अपने 100 जवानों के पास इरेगुलर के साथ, यानी कि प्रॉपर फाइटिंग फिट कोई एक भी यूनिट उनके पास नहीं थी,
सब इकट्ठे करके लेके गए हुए थे। तो अगर ये मान लो वहां पहुंच जाते तो आज आपकी लाइन ऑफ कंट्रोल होती शायद पीर पंजाल पे होती, और इसके बाद शायद हमला होता अखनूर से, और हो सकता जम्मू का भी सारा रीजन वो जो रेडर्स हैं लेड बाय द पाकिस्तानी आर्मी और ब्रिटिश के द्वारा जो प्रोत्साहित किए गए हैं, मोटिवेटेड बाय देम, आज शायद हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल इंटरनेशनल बॉर्डर होता आज प्रेजेंट पंजाब का लखनपुर वाला जो बॉर्डर है। तो ये सब बड़ी बात है। और फिर लोग बोलते हैं कि आप ये बोलते हैं कि उन्होंने 28 अगस्त का जो ऑफ ऑर्डर साइन किया है पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने, आपको कैसे मालूम? आज तो वो डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, परंतु उस वक्त अवेलेबल नहीं था। बोला ये ऐसे ही आप अटकलें लगा रहे हैं, पर अटकलें लगाने की बात नहीं है। दो इसके इंडिपेंडेंट और व्यूज हैं, वो आर्मी के नहीं थे। जो लाहौर में एक हमारे जर्नलिस्ट थे, शायद उनका नाम जीके रेड्डी था, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, वो एक साउथ इंडियन थे। वो अभी अपने जर्नलिज्म के जो उनका न्यूज चैनल थी, अखबार चैनल थी, वहां अभी थे। तो उनको फोन आता है एक पाकिस्तान आर्मी के पीआरओ से। अब वो जो पीआरओ कर्नल साहब थे या मेजर साहब थे, जो भी थे पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, वो इनको बता रहे हैं उन्होंने कभी सस्पेक्ट भी नहीं किया होगा कि उस न्यूज के दफ्तर में जिस आदमी से वो बात कर रहे हैं वो मुस्लिम नहीं है, वो पाकिस्तानी नहीं है। तो उन्होंने ओपनली बता दिया, देखिए हमला होने वाला है। आज 20 तारीख की, 20 अक्टूबर की बात है। 21 तारीख से हम आपको रोज एक सिटरैप देंगे, एक पूरा डिटेल देंगे कि लड़ाई कहाँ कहाँ पहुंची है। तो आप वो डिटेल छापिएगा, पर ये मत बोलिएगा पाकिस्तानी आर्मी ने दिया है। ये बोलिएगा कि हमारे इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट ने जाके देखा है कि जो रजाकार हैं, जो कबाली हैं, जो रेडर्स हैं, जो कश्मीर को बचाना चाहते हैं, वो आए। तो ये भी एक इंसिडेंट हुआ। फिर ये सारा इंसिडेंट जून 48 में जाके एक बॉम्बे हेरल्ड नाम की एक अखबार थी, उसमें भी छपा। तो दो तरफ से ये इंडिपेंडेंट कोलैबोरेशन हुई। आज तो खैर वो डॉक्यूमेंट हमारे पास अवेलेबल है ब्रिटिश आर्काइव्स में, उसको एक्सेस हमारे पास अवेलेबल है। तो ये उसको अभी भी छुपा के रखते हैं। और ये सब चीजें जो थी ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में भी रिकॉर्ड की गई हैं। उन्होंने भी एक किताब बनाई, ऑपरेशन इन जम्मू एंड कश्मीर 1947-48, और वो किताब पब्लिश थी, तैयार थी 65 में। परंतु जो नेहरू गवर्नमेंट थी या कांग्रेस गवर्नमेंट थी उस समय, शायद 65 या 62 में रेडी थी, क्योंकि नेहरू जी उस वक्त जिंदा थे, और उन्होंने इसके ऊपर बैन लगा दिया। और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की किताब है, ये कोई इंडिपेंडेंट हिस्टोरियन की नहीं है या कोई मोटिवेटेड राइटर की किताब नहीं है। ये किताब जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की है, जो 87 में आके रिलीज हुई है। आज अगर हम आप किताब पढ़े, ये मेरे सामने किताब है, ये आप देख सकते हैं, आपके व्यूअर्स इसको देख सकते हैं। अगर इस किताब में देखें, आपको पहले जो चैप्टर हैं उसमें पूरी डिटेल्ड की कहानी मिलेगी कि जो मैं आज बता रहा हूँ वो कैसे हुई। तो इस तरह से जो डोगरों ने ये स्टेट बचाई, जिसको हिंदुस्तान का मुकुट बोलते हैं, मुकुट ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ने दिया अपनी जान की बाजी लगा। तो उनको आपने महावीर चक्र दिया, और बाकी जो अफसर जवान मरे उनकी कोई साइटेशन नहीं है। आज हम उनकी साइटेशन लिखने को तैयार हैं, क्योंकि हमारे पास डिटेल्स है, हमारे पास आई विटनेस अकाउंट्स हैं। नरसिंह देव जंगवाल जी, जो आज साहित्य अकादमी अवार्ड और पद्मश्री विजेता हैं, वो उस बैटल ऑफ गढ़ी में खुद थे। वो जिंदा इसलिए बचे क्योंकि वो प्रिजनर ऑफ वॉर ले लिए गए थे, अदरवाइज बाकी हर कोई आदमी मर गया। वो बताते हैं जनरल गोवर्धन सिंह जम्वाल, जो उस वक्त आई विटनेस हैं, सेकंड लेफ्टिनेंट थे, 47 में कश्मीर में प्रेजेंट थे, वो बताते हैं क्या हुआ। फिर उसके अलावा हमारे पास कुछ उर्दू में लेख हैं, सूबेदार होशियार सिंह हैं, सूबेदार प्रकाश सिंह हैं, वो छोटी छोटी बुकलेट्स उन्होंने जो अपनी आंखों देखा हाल बयान किया हुआ है, वो आज हमारे पास है। तो उससे हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें टेरेन पता है। कैप्टन पृथ्वी सिंह के बेटे हैं जो आर्मी से रिटायर्ड हैं, कर्नल राजेंद्र सिंह, उनके पास आपने फादर की सारी आप बीती मिनट बाय मिनट क्या कैसे कैसे हुआ, क्या ऑपरेशन हुआ, वो सारा उनके पास है। अभी 23 अक्टूबर को हम जम्मू में एक फंक्शन करेंगे जिनमें ये सब आई विटनेसेस को हम बोलने के लिए बताएंगे। वो आपको जम्मू में बताएंगे कि क्या हुआ था, डोगरों का वैलर क्या था और डोगरों ने कैसे बचाया। और ये बचाने वाले लोगों को आपने एक आदमी को महावीर चक्र दे करके अपना पल्ला झाड़ लिया, उसको उस वक्त परमवीर चक्र मिलना चाहिए था, क्योंकि उनकी शहादत मेजर सोमनाथ शर्मा से किसी भी तरीके से कम नहीं थी। बल्कि अगर आंकड़ा शुरू करें तो शायद वो A+ ही निकले। उसके बाद अगर वो मुकुट जम्मू कश्मीर का अगर आपके पास है, अगर आज आपकी इंटरनेशनल बाउंड्री पंजाब में गुरदासपुर और डलहौजी चंबा में नहीं खत्म होती है, पूरा आपके पास है, तो वो तो आदमी आपका भारत रत्न होना चाहिए, जिसने, अगर सचिन तेंदुलकर, मैं भी क्रिकेटर हूँ, काफी इज्जत करता हूँ,
सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न दिया जा सकता है फॉर एक्सेप्शनल वर्क इन स्पोर्ट्स। यहाँ तो एक आदमी ने 2,22,000 स्क्वायर किलोमीटर की रियासत आपके लिए बचाई। वो बात अलग है कि आपने वो अगेन पॉलिटिक्स में ब्रिटिश ने इसको, यहाँ नेहरू जी ने शेख अब्दुल्ला साहब के मिलके हमारी फौजों को जो इंडियन आर्मी लैंड करी थी ना, उसको जोजिला से आगे जाने दिया, कारगिल से जाके आगे नहीं जाने दिया। तो वो सारा लद्दाख गिलगित बाल्टिस्तान जीत के ले आते। और यहाँ पे जो आज POJK है, अगर वो उनको पूरी फुल फ्रीडम दी जाती, वो एक्चुअली जो पाकिस्तान का इंटरनेशनल बॉर्डर है आज लाइन ऑफ कंट्रोल होती ही नहीं। फिर जो वो थोड़ा बहुत था 1972 में जो हमारी फौजों ने 71 में जो एक बहुत जबरदस्त भारत हासिल की थी, मिलिट्री विक्ट्री ऑफ एक्सेप्शनल ऑर्डर एंड माइंड यू नॉट एन ऑक्यूपाइंग फोर्स, हमने लिबरेट करा के वापस आ गए। ये दुनिया में आज तक कहीं नहीं हुआ। उसके बाद भी जब शिमला एग्रीमेंट में आप टेबल पे बैठते हैं, डिप्लोमेटिक टेबल पे, अब जो भी रीजन रहे वो अलग से अगेन डिबेट है, हम डिस्कस कर सकते हैं। आप सारे के सारे जो रिसोर्सेज थे, जो सारी हासिल की थी आपने, वो सारी की सारी विक्ट्री आपने फ्लिटर अवे कर दी टेबल के ऊपर। और आज तक ये प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम को सफर कौन कर रहा है? जम्मू कश्मीर के लोग। आतंकवाद कहाँ है? जम्मू कश्मीर। आप घर से नहीं निकल सकते, कहाँ पे? जम्मू कश्मीर के लोग। बाकी हिंदुस्तान के रेस्ट ऑफ द कंट्री में जो लोग हैं उनको क्या फर्क पड़ रहा है? बल्कि थोड़ा बहुत फर्क पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ से आतंकवाद जो जिहाद शुरू किया है, या गजवा हिंद का जो इनका नारा है पाकिस्तानियों का, ISI का, या उनके साथ में जो उनकी जिहादी तंजीमें हैं, तो वो कह रहे हैं जम्मू के बाद अब दिल्ली भी चलेंगे। वैसे ही उन्होंने 65 में भी कहा था कि लोंगेवाला से ब्रेकफास्ट जैसलमेर में होगा, लंच जयपुर में होगा, और जुम्मे की नमाज हम जामा मस्जिद में चढ़ेंगे। तो ये शेख चिल्ली के हसीन सपने जो ये ISI के लोग या पाकिस्तान की जो जिहादी तंजीमें लेके चलते हैं, ये सोचते हैं कि वो डिस्ट्रॉय कर लेंगे, जम्मू को भी भगा देंगे, कश्मीर से हिंदुओं को भगा दिया, जम्मू को भी भगाएंगे। ये होने वाला नहीं है, क्योंकि डोगरास जो है बहुत रेजिलियंट है, और डोगरास अगेन प्लूरलिस्टिक है। जैसे रेस्ट ऑफ इंडिया में जो फिलोसफी है, हमारी सनातनी फिलोसफी है, हम डोगरा मुस्लिम्स, वो भी हमारे डोगरे हैं। जैसे हमारे POJK के मुस्लिम्स हैं, तो यहाँ से गए 47 में, वो अपना नाम ही लिखते हैं, डोगरा इस्माइल हुसैन, डोगरा फलाना फलाना। तो लाइकवाइज वो भी डोगरा सोचते हैं, वो भी सोचते हैं कि महाराजा गुलाब सिंह की स्टेट वापस आनी चाहिए, और उसके बाद हम पाकिस्तान ज्वाइन करें, हिंदुस्तान ज्वाइन करें, दैट इज अ सेकेंडरी क्वेश्चन। बट वो जज्बा डोगरों का जो है वो है। परंतु आज हम देख रहे हैं 370 जब हटा तो हम कितने खुश हुए थे, और 370 हटने के बाद हमारी हालत और भी बदतर होगी। जो कुछ कश्मीर में होना चाहिए था वो जम्मू में हो रहा है, और हमारी डोगरा आइडेंटिटी बिल्कुल खत्म हो रही है। हमारे जो जॉब्स हैं वो सब आउटसाइडर्स ले जा रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज लग रही हैं, इन्वेस्टमेंट हो रही है, और उनके जो काम करने वाले वो सब आउटसाइडर्स हैं। हमें क्यों नहीं होता कि आप जो काम करने की वर्क फोर्स है, स्पेशली जो लोअर लेवल वाली फोर्स है, वो 100% लोकल हो, जो मिडिल लेवल है वो 80% लोकल हो, जो टॉप लेवल है वो कम से कम 10% लोकल हो। तो इस किस्म के अगर प्रोत्साहन देंगे और हमारे को जो हमारे कल्चर आइडेंटिटी है उसको आगे बढ़ाएंगे, उसके ऊपर काम होगा, तो तभी अच्छा बनेगा। तो ये डोगरों की सारी बात थी J&K स्टेट। तो मैं एज ए J&K स्टेट एज ए होल बोल रहा हूँ, और डोगरों की बीच में पर्टिकुलर बात कर रहा हूँ। तो आज की बात डेट में, हालांकि आपने सवाल पूछा नहीं, और बड़ी दुख के साथ कहना पड़ता है कि डोगरा जब तक पावर में नहीं आएंगे, उनका जो कल्चर है, उनकी आइडेंटिटी बच नहीं सकती। कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन, पॉलिटिकल डिसीजन वो नहीं ले सकते, और आज की जो डिलिमिटेशन हुई है उसमें डोगरा पावर में नहीं आ सकते। तो ओनली आंसर जो बचता है कि हमें जम्मू स्टेट मिले अलग से विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और हमें 371K मिले विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हम कोई कंट्री से डिवीजन नहीं मांग रहे, हम कंट्री से अलग नहीं जा रहे, विद इन द कंट्री प्रोविजन है। बहुत सारी स्टेट्स बनी है, नॉर्थ ईस्ट में स्टेट्स बनी है, झारखंड बनी है, उत्तराखंड बनी है, तेलंगाना बनी है, इवन हिमाचल बनी है, हरियाणा बनी है, एंड दे आर डूइंग सो वेल। तो आप अगर हमें वो दे दें जम्मू स्टेट विद 371, उससे जम्मू लीडर्स जो है उनको इकट्ठे होना चाहिए। अभी डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी जम्मू में उभरी है, और मैं चाहता, उन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया था पिछले कोई हफ्ता पहले, लोगों को बुलाया था, आपस में व्यूज शेयर किए थे, तो सबने बोला करना चाहिए। अब लीडर्स के लिए है, डोगरा लीडर्स सब इकट्ठे मिलें, किसी एक बैनर के नीचे चले, और उसके बाद वो जम्मू के लोगों को, डोगरों को राह दें। जी, और बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। हिस्ट्री डेफिनेटली काफी इंटरेस्टिंग है, और कुछ भी आपसे जानने की कोशिश रहेगी। फिलहाल टाइम की कमी की वजह से प्रोग्राम जो है यही एंड करना पड़ेगा। जाते जाते मैं मैसेज मेरा यही है कि आज 76 इंडिपेंडेंस डे पर मेरे अपने सारे देशवासियों को, चाहे वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक हो, चाहे वो
कच्छ से लेकर के मिजोरम तक हो, सबको बोले कि भाई हमको एक प्लूरलिस्टिक सोसाइटी में रहना है, हमें समाज को बांटना नहीं है, वासुदेवम कुटुंबकम, सारा परिवार एक है, प्लूरलिज्म को ज्वाइन करना है। तो आइए हम एक प्रण करें इस वक्त कि हम सारे एक दूसरे को रिस्पेक्ट करेंगे। डिफरेंस ऑफ व्यूज हो सकते हैं, डिफरेंस ऑफ व्यूज का मतलब नहीं है कि हम आपस में लड़ेंगे, हम एक दूसरे के व्यूज को रिस्पेक्ट करेंगे। अगर मैं चाहता हूं कि आप मेरा व्यू को माने या रिस्पेक्ट करें, तो पहले मुझे आपके व्यू को रिस्पेक्ट करना आना चाहिए। तो ये चीज भारतवासियों को समझ रखनी चाहिए, क्योंकि अगर वो करेंगे तो जिस तरीके से हमारा देश आगे बढ़ रहा है, आई कैन अश्योर यू, जैसे प्रधानमंत्री का विजन है कि 2047, मैं कहता हूं वो 2047 से पहले आ जाएगा, क्योंकि हमको वो फ्रूट्स देखने हैं। इंडिया एज ए वर्ल्ड लीडर इन एवरीथिंग, लीडर इन कमर्शियल टर्म्स, लीडर इन स्ट्रेटेजिक टर्म, लीडर इन डिफेंस टर्म्स, और लीडर मतलब हम दुनिया को देंगे, हम दुनिया को एनरिच करेंगे, दुनिया से लेंगे नहीं, हम उनके साथ कोऑपरेट करेंगे और उनको जितना हमारे पास जितनी टैलेंट है वो सारा का सारा नर्चर करके हम उनको देंगे। तो मेरे देशवासियों, आज भी जब आप काम करते हो, जो आपका एक्चुअल टैलेंट है वो यहाँ अमेरिका में काम कर रहा है, जर्मनी में काम कर रहा है, यूके में काम कर रहा है, फ्रांस में काम कर रहा है, चाइना में काम कर रहा है, हांगकांग में काम कर रहा है, सिंगापुर में काम कर रहा है, आपका ये कोरिया में, साउथ कोरिया में काम कर रहा है, जापान में काम कर रहा है। तो ये सब लोग इन कंट्रीज में जाने के बजाय हिंदुस्तान में आके वही काम करें, क्योंकि हम इनको, इन लोगों को वो फैसिलिटीज दे सकें। तो ये अगर अच्छा करेंगे, तो फैसिलिटीज देंगे, तो ये हमारे देश को आगे बढ़ाएंगे। तो इस विचार के साथ मैं आपसे एक अपील करता हूं कि आप प्लीज जितनी भी डिवेसिव फोर्सेस कंट्री के अंदर ऑपरेट कर रही हैं, चाहे वो विद इन द कंट्री है या फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री है, उनको सक्सीड होने मत दीजिए। अपना भाईचारा बनाए रखिए, प्लूरलिस्टिक रहिए और हिंदुस्तानी रहिए, इंडियन रहिए, भारतीय रहिए। आप जो भी अपने आप को कहना चाहते हैं वो अच्छी बात है, और ये मेरा एक आपसे लास्ट अपील है आपके 76 इंडिपेंडेंस डे के उपलक्ष्य में। जय हिंद, जय भारत और जय डुगर। और अगर ज्वाइन करने के लिए तो ये तो वीडियो डॉक्टर विजय सागर आपके साथ फिर मुलाकात करूंगी। नमस्कार, एक बार फिर से आपको देखो आपकी इंडिपेंडेंस।